हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी 11th क्लास की डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर नंबर 4 का, उसके बारे में डिटेल से एक बार डिस्कस करते हैं। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, एक बार उसको देख लेते हैं। महाद्वीप, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें हमने एक तो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा था। उसी प्रकार से जो जो ब्लाड महोदय है, उनका एक जो अटेम्प्ट था 1964 में, उसको पढ़ा था। उसी प्रकार से हमने जो आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, उसको देखा था। ठीक है, उसके बाद में जो गोडवाना लैंड और जो लॉरेंसिया का पार्ट है, उनको डिटेल से डिस्कस किया था। ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी से संबंधित जो डायग्राम्स है, उनको एक बार देखा था हमने। उसी प्रकार से जो महाद्वीपीय सीमा, वितल जो मैदान है, और मध्य महासागरीय कटक है, और इसी प्रकार से जो ओशन फ्लोर के संबंध में जो डिटेल है, उसको एक बार देखा था। तो एक बार जो डायग्राम है, उनको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो बालू सैंड टाइप, ये है कौन जो महाद्वीप है, ये है। तो महाद्वीपों के बाद में जो पहला पार्ट आता है महासागरों से मिला हुआ, वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में जो दूसरा पोर्शन आता है, वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। यानी पहले तो शेल्फ आती है, फिर आती है स्लोप, ढलान। ठीक है। अब जो सबमरीन कैनियन है, वो कॉन्टिनेंटल स्लोप का ही पार्ट है। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा पोर्शन आता है, वो है अबेसल प्लेन्स, जो मैदान है वो आते हैं। उसके बाद में आता है मिड ओशनिक रिज। ठीक है। अब जो आपको जो गेयर्ट दिख रहे हैं, ट्रेंच दिख रहे हैं, सी माउंट दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स फॉल्ट दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल राइज दिख रहे हैं, ये सारे पोर्शन है जो कॉन्टिनेंटल स्लोप और अबेसल प्लेन के, मतलब कहने का मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद में और जो मिड ओशनिक रिज है, उसके बीच में मिलते हैं ये सारी चीजें। जैसे गयोट है, तो कोई सी माउंट है, कहने का मतलब, फिर फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखते हैं तो जो गेवट है वो क्या है, जो समुद्र में डूबे हुए जो अपेक्षाकृत जो पहाड़ियां हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लैंड सरफेस पे कोई पहाड़ी देखते हैं, वैसे के वैसे समुद्र में भी पहाड़ियां हैं। तो जो पहाड़ियां, कहने का मतलब, सतह से बाहर आ जाती है, समुद्र की जो पानी वाली सतह है उससे बाहर आ जाती है, उसको हम आइसलैंड बोलते हैं। जैसे जो हमारा अंडमान और निकोबार आइसलैंड है। अब तो जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है, वो सतह हमें दिखती है अंडमान निकोबार की, वो बाहर आई हुई है, लेकिन इससे भी जो मैक्सिमम ज्यादा पोर्शन है, वो समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है। तो यदि समुद्र का जो लेवल है वो नीचे गिर जाता है, औसतन सी लेवल, तो हमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो एक अलग, कहने का मतलब, एडिशनल ज्यादा लैंड हमें मिलता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो फ्लैट टोपोग्राफी है, और वो जो महाद्वीपों में डूबे गए हैं, जो डूबे हुए पोर्शन है, उसको बोलते हैं गेओट्स। ठीक है। और बाकी है जो सी माउंट्स बोलते हैं, ट्रेंच है, प्लेन है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंट हो गया। ये शोर लाइन है, शोर लाइन जो ज्वार भाटा वाली लाइन है, उसको शोर लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब हम जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, उसको देखते हैं एक बार, कि भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। भूकंपीय गतिविधियां और ज्वालामुखी वितरण दिए गए मानचित्र 4.5 और ब में अध्ययन करें। ठीक है। अब ये मानचित्र कहाँ पे स्थित है, एक बार उनको देखते हैं। 4.5, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे रहा। ठीक है। 4.5 में एक तो ये मैप है, और दूसरा कौन सा है, हाँ यही है। ठीक है। अब ये जो हमने प्रीवियस सेशन में जो रिंग ऑफ पैसिफिक फायर पढ़ा था, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, अपसारी प्लेट है, और ये अभिसारी है। यहाँ पे अभिसारी का मतलब है कि प्लेटें एक दूसरे के सामने जाके भिड़ रही है, और अपसारी का मतलब है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। और उसी प्रकार से रूपांतर, यानी जो ये वाली लाइनें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, यहाँ पे एंड्रियाटिक ब्रंश जो ये है, यहाँ पे प्लेटें क्या है, एक दूसरे के समानांतर जा रही है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है। तो जहाँ पर ये अपसारी और अभिसारी प्लेटों का जो लोकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इनको, इस डायग्राम को रेफर किया। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिखा क्या है। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बंट जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है, और दूसरी म्यांमार से होते हुए न्यू गिनी तक एक ऐसी रेखा दिखाई मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटक के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा छाया क्षेत्र है। एक बार इसको देखते हैं पहले। हम यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे आती है। ठीक है। और ये आगे इधर पैसिफिक ओशन में आ जाती है। ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये
इसकी बात कर रहा है, गंभीर भूकंप क्षेत्र की, ठीक है। छिछले भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और तप्त स्थल यानी जो हॉट स्पॉट है वो, इनकी जो लोकेशन है वो दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा जो छायांकित मैक्लो है, जो शेडो बेल्ट है के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणी के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम के अंदर कम गहराई पर, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं, गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र को भी इसी इसी का अनुसरण करते हुए प्रशांत महासागर के किनारे को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों के कारण रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। अब जो ये लाइन दिख रही है आपको, एक बार हम मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये जो ये लाइन दिख रही है आपको, इसको रिंग ऑफ पैसिफिक फायर बोलते हैं, यानी जो पैसिफिक ओशियन है इसके जो दोनों तरफ ये जो एक लाइन बन रही है वक्राकार, इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ पैसिफिक फायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित एक डेफिनेट जो जोन है, पैटर्न है, यहीं पे आते हैं ज्वालामुखी और भूकंप, ठीक है। तो उनकी जो अकरेंस है, जो टेंडेंसी है, वो इसी रीजन में ज्यादा रहती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सागरीय अधः स्थल का विस्तार, यानी जो सी सरफेस है उसका जो विस्तार हो रहा है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, पर्वा उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। अब कौन कौन से तथ्य हैं? पहला है, यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सक्रिय क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालता है। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये मध्य महासागरीय कटक है। और यहाँ पे जो ये माउंटेन टाइप आपको चैन दिख रही है ना, ये जो लावा निकला है ना महासागर, सॉरी, मेटल से, ठीक है, उससे बनी हुई ये पर्वतमालाएं हैं, ठीक है, बेसिक चीज। अब यहाँ पे आगे बोल रहा, दूसरी चीज बोल रहा है कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण, समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुण में समानता पाई जाती है। प्रीवियस सेशन में हमने डिटेल से देखा था कि जैसे जैसे हम मध्य महासागरीय कटक से दोनों साइड में दूर जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है और 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों 10 किलोमीटर बाद में जो यहाँ पे भौतिक गुणधर्म दिखेंगे चट्टानों के, वो इस डायरेक्शन में भी सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे, ठीक है। तो चाहे कितना भी दूर चले जाओ इधर, ठीक है, तो समान लोकेशन पर समान गुणधर्म दिखेंगे, ठीक है। जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर दिखेगी। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकीय ध्रुवण जो नॉर्मल पोलरिटी पाई जाती है, तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु अधिक है, ठीक है। तो ये बात बोली है कि जो चट्टानों की आयु जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वैसे वैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरी बात बोली है कि महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है, ठीक है। जो महासागरीय चट्टानों की प्रॉपर्टी है, यानी जो यहाँ की एज है, वो महाद्वीपीय चट्टानों की जो प्रॉपर्टी है उसके अपेक्षाकृत नहीं है। कहने का मतलब, यदि जो मध्य महासागरीय खाई है यहाँ पे तो अभी मैग्मा निकला है तुरंत का, और यहाँ पे चट्टाने बन रही है, लेकिन जो महाद्वीप है वो कितने पुराने होंगे, ठीक है। तो इसी अपेक्षा ये ज्यादा नहीं है चट्टाने। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टाने कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, यानी जो महासागरीय चट्टाने हैं वो 20 करोड़ वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपके? तो ये है बेसिकली डिफरेंस, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, यानी जो गहरी खाइयों के भूकंप अधिक गहराई पर स्थित है, जबकि मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप उद्गम जो फोकल पॉइंट होते हैं वो कम गहराई पर स्थित है, ठीक है। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था ना कि जो दुर्बल मंडल है वहां से लावा निकलता है, उसके बाद में जो एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, और लिथोस्फेयर में भूकंप क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन था, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के भौतिक गुणधर्मों और विश्लेषण के आधार पर हैरी हेजलहैस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधः स्थल यानी सी फ्लोर सेपरेटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी है वो हैरी हेजलहैस ने दी थी, ठीक है। अब उसके बाद में, अब जो ये एक जहाँ यहाँ पे सी फ्लोर सेपरेटिंग का ईयर दे रखा है ना, इसमें थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो सविंदर सिंह की बुक है भौतिक भूगोल की, उसमें जो ये ईयर है उसमें चेंजेज है, यानी उसमें भौतिक भूगोल में 1960 लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में 1961 लिखा हुआ है। तो यदि एनसीईआरटी, यदि एग्जाम में आपके ये दोनों ईयर पूछ ले, यानी 1960 और 1961 दोनों पूछ ले, ठीक है, 1961 और 1960, ठीक है, दोनों पूछ ले तो आप 1961 पर क्लिक करना। और यदि एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछे, जैसे 61 पूछे तो 61 करना है और 60 पूछे तो कहना बोलो 60
पर ही क्लिक करना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है कि हेस ने यानी हैरी हेजल हेस के तर्क अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उत्पादन से महासागरीय प्रपट्टी में विभेदन हुआ है और जो नया लावा है इस दरारों में भरकर महासागरीय प्रपट्टी के दोनों ओर धकेल रहा है, ठीक है। इस प्रकार महासागरीय अधः स्थल का विस्तार हो रहा है, महासागरीय प्रपट्टी का अपेक्षाकृत नवीन होना और इसके साथ ही एक महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के ने सिकुड़ने पर हैरी हेजल हेस ने महासागरीय प्रपट्टी के सेपण की बात कही। सेपण का मतलब है कि जो प्लेट है वो कालांतर में दूसरी प्लेट के नीचे जाके वापस मेटल में पिघल जाती है। इस हेज के अनुसार यदि ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है, यानी ट्रेंच का हमने पढ़ा था जो 4.3 सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना दर्शाई गई है, ठीक है। तो एक मिनट, कौन सा है, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पर तो प्लेटों का निर्माण हो रहा है इस वाले रीजन में, तो एक बार कलर चेंज करते हैं मार्कर का। यहाँ पर तो प्लेटों का निर्माण होता है लेकिन यहाँ पर प्लेटें खत्म हो रही है, देखो ये धीरे धीरे यहाँ पे प्लेट विलुप्त हो गई है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी प्लेट धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो जो ट्रेंच वाला पोर्शन है यहाँ पे प्लेटें विलुप्त हो जाती है और जो मध्य महासागरीय कटक है यहाँ पर प्लेटें बनती है, ठीक है, बेसिक चीज है। अब नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनी की। अब हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को देख लिया और हैरी हेजलएज का सागर नितल प्रसार है उसको भी देख लिया। अब हम बेसिकली प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है उसको देखते हैं। सागर तल विस्तार अवधारणा अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों में महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई, यानी पहले तो अल्फ्रेड वेगनर ने बात बोल दी, उसके बाद में हैरी एजल हेस ने बात बोल दी, उसी प्रकार से नई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई थी आर्थर हम्स की, उसके बाद में हैरी एजल हेस ने एक बात बोल दी थी। तो अब माँ जो वैज्ञानिक थे इनकी रुचि और ज्यादा बढ़ी। तो सन 1963 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन इन्होंने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया है। एक विवर्तनिक प्लेट जो लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये तीन व्यक्ति है, पहले तो 1967 में इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, तीनों में से एग्जाम में किसी एक का नाम भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पार्कर दे देंगे, आर्थर होम्स दे देंगे, वेगनर दे देंगे और हैरी हेजल हेस दे देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने तो मैकेंजी मैकेंजी सब जगह मैकेंजी पढ़ा है, लेकिन ये जो तीनों नाम है पार्कर, मॉर्गन और मैकेंजी, ठीक है, ये तीनों नाम याद करने हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि अनियंत्रित एक विशाल खंड है प्लेट, ठीक है। जैसे अभी इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ये कहने का मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है अफ्रीकन प्लेट का, ठीक है। ये न तो चौकोर है या न वर्ताकार है, ये मतलब कटी फटी अनियमित डायरेक्शन में फैली हुई है, ठीक है। तो ये बेसिक बात इन्होंने बोली है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बनी है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों, जैसे यहाँ पे ये अफ्रीकन प्लेट है जो अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन बाद में यहाँ पे महासागर में भी स्थित है अफ्रीकन प्लेट का कुछ पोर्शन, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये प्लेटें दुर्बल मंडल यानी जो स्तनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलयमान है। स्थल मंडल में भूप्रपट्टी यानी सॉरी स्थल मंडल में प्रपट्टी एवं ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों भागों पर ये 200 किलोमीटर तक की है गहराई है, ठीक है। अब प्रीवियस सेशन में हमने जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी थी अर्थ की, यानी जो इंटीरियर ऑफ अर्थ देखा था, उसमें ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की थी। और जो दुर्बल मंडल और एस्थेनोस्फीयर की बात है वो प्रीवियस सेशन में हमने जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ा था उसमें ये सारी चीजें पढ़ी थी। ये एस्थेनोस्फीयर है, तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो लिथोस्फीयर ये मूव करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टेट दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज प्लेट्स दैट फ्लो सोलरली ओवर द एस्थेनोस्फीयर, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अनुसार जो अर्थ का लिथोस्फीयर है ये बहुत सारी प्लेटों में बंटा हुआ है और ये लिथे एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द कन्वेक्शनल करंट विद इन द मेटल, ठीक है। तो इसका मूवमेंट का कारण क्या है, ये सहवनीय धारा है, ठीक है। तो ये बात हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस की थी और इसमें एक बार वापस रिविजन कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि प्लेट का अधिकतर भाग महाद्वीपीय है या महासागरीय है, ठीक है। यानी वो ज्यादा महाद्वीप में फैली हुई है या महासागरों में। उदाहरणतः प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। अब एक बार वापस इस डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये केवल महासागर में ही फैली हुई है, ठीक है। उसी प्रकार से जो यूरेशियन प्लेट है वो इसको महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं, ठीक है, बोलते तो हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है इधर वाला और इधर वाला ये इसका महासागर में, लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन है वो महाद्वीपों पर स्थित है, इसलिए इसको महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं।
प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर का स्थलमंडल 7 मुख्य, ये डाटा याद रखना, 7 मुख्य प्लेटें व कुछ छोटी प्लेटें विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां, भ्रंश इन प्लेटों का सीमांक क्षेत्र है। ठीक है, तो जो 4.7 नंबर चित्र है, ठीक है, कौन सा है, एक बार यही है। ठीक है, 4.5 है, एक मिनट, यहाँ पे तो नहीं है डायग्राम, या तो 4.7 नहीं है, 4.5 है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेटों की बात कर रहा है, यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी से, टाइम बहुत कम है। ठीक है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है और आर्कटिक प्लेट है, एक हो गई। उसके बाद में दूसरी अमेरिकन प्लेट, तीसरी दक्षिणी अमेरिकन, चौथी चौथी हो गई आपकी प्रशांत महासागरीय, पांचवी हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठी हो गई आपकी अफ्रीकन प्लेट और सातवीं हो गई यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो ये 7 प्लेटें हो गई मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 7 प्लेटें कौन कौन सी है, एक तो आपकी अफ्रीकन हो गई, दूसरी उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेट एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। और ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक ओशियन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो ये आपकी 7 मुख्य प्लेट हैं। उसी प्रकार से जो अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, कॉकस प्लेट है, जुआन डी फ्यूका प्लेट है, नज्का प्लेट है, ये सारी माइनर प्लेटें हैं। ऐसी कैसी यहाँ पे नूबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट हो गई, सोमालियन प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे जॉन फर्नांडिज प्लेट है। तो ये बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी प्लेटें और हैं। ठीक है, तो एक बार कौन कौन सी है देख लेते हैं। जो प्रमुख प्लेट हैं उसमें पहली है अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर घेरती हुई महासागरीय प्लेट शामिल है। दूसरी है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। तीसरी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, जो पश्चिमी अटलांटिक तट समेत व उत्तरी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीपों को पृथक करती है। चौथी है यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठी है यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट जो तल शामिल है। उसी प्रकार से सातवीं है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। और कुछ छोटी प्लेटें कौन कौन सी है, एग्जाम में याद रखना, कोरोलिन प्लेट को जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें पूछा था, इसकी लोकेशन पूछी थी। तो कोकोस प्लेट है, ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैप में देख लेंगे। नजका प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपींस प्लेट, ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत एशियाई प्लेट के बीच में। कैरोलिन प्लेट, ये न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट, ये प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इस मैप में आते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी अरेबियन प्लेट। ठीक है, एक बार इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी अरेबियन प्लेट, ये आपकी जुआन डी फूका प्लेट, ये कोकोस प्लेट, ये नजका प्लेट, ये कैरेबियन प्लेट। और यहाँ पर जो छोटी प्लेट हैं, एक तो कोरोलिन प्लेट है और पपुआ न्यू गिनी प्लेट है। यहाँ पे नहीं दे रखी है, एक मिनट, अरेबियन, हाँ ये रही, कैरोलिन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जुआन डी फ्यूका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नजका प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो पपुआ न्यू गिनी प्लेट दे रखी है वो भी यहीं पे स्थित है, उत्तरी पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इसके उत्तर पूर्व में यही होगा। ठीक है, यहीं पे स्थित है कहीं। ठीक है, तो ये आपकी छोटी प्लेट है, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट। ठीक, तो ये है ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार लगातार विचरण कर रही है, यानी ये मूवमेंटेबल है, ये स्थिर नहीं है। वेगनर की संकल्पना की केवल महाद्वीप ही गतिमान है, ये सही नहीं है। मतलब वेगनर ने बोला था कि केवल महाद्वीप ही गतिमान है, जबकि ये महाद्वीप और महासागरीय दोनों प्लेटें आपस में गति करती रहती है। महाद्वीपीय एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है। ये निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। चित्र 4.4 विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। ठीक है, वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हम पेंजिया कहते हैं, रूप में विद्यमान था। बाद में खोजों से पता चला कि ये महाद्वीपीय पिंड है जो प्लेटों के ऊपर स्थित है। भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलयमान थे। पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों में टूट गया, अभिसरण हुआ। ठीक है, और दूसरी प्लेटों के हिस्से बने।
पूर्व चंबकीय यानी पैलियोमैग्नेटिज्म आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारण की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर के क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विशेषण के आधार पर आंकी गई है, ठीक है। और इसी प्रकार से प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमा बनती है। अब एक बार इसको इस जो बात बोली है इसको देखते हैं एक बार। तो ये है, यहाँ पे मैप दे रखा है। इसमें चीज बोली है कि जो 5400 लाख वर्ष पहले जो एक नंबर था, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट थी, ठीक है। वापस अफ्रीकन प्लेट यहाँ आई। उसी प्रकार से 3000 वर्ष पूर्व अफ्रीकन प्लेट यहाँ है। 1200 लाख वर्ष पूर्व, 3000 नहीं, 3000 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। फिर 1200 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीकन प्लेट यहाँ है और वर्तमान में अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडियन प्लेट का देखना, 5 नंबर कहाँ पे, एक यहाँ पे है, उसके बाद में थोड़ा इधर गया अफ्रीकन प्लेट से, फिर साउथ में, फिर साउथ ईस्ट में और वापस नॉर्थ ईस्ट में आ गए। तो इंडियन प्लेट मूव कर रही है लगातार। इसी प्रकार से दूसरी प्लेटें हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये डाटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात बोली है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपसारी सीमा यानी जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है इनके बारे में बात कर रहा है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्लेट का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें परसारी यानी सेपरेटिंग साइड कहते हैं। और जो सेपरेटिंग साइड भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी तथा यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेटें अलग हो रही है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। जो मध्य महासागरीय कटक है, एक बार इसको देखते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक कहने का मतलब उत्तरी अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, दक्षिणी इस डायरेक्शन में जा रही है। उसी प्रकार से यूरेशियन इस डायरेक्शन में और अफ्रीकन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका डायरेक्शन का मूवमेंट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बात बोली है यहाँ पे, यानी अपसारी प्लेट का मतलब है ये दो प्लेटें हैं, ये एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगी, रिफ्ट वैली बनेगी, रिफ्ट घाटी। जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली इस बनने का मेन कारण यही है कि जो अरेबियन प्लेट है वो पूर्व की तरफ जा रही है, अफ्रीकन प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है। दूसरा है अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा का मतलब है दो प्लेटें हैं और आपस में टकरा रही है, जैसे इस डायरेक्शन में, जैसे भारतीय प्लेट है, इंडियन इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, इंडियन प्लेट है इस डायरेक्शन में, यूरेशियन प्लेट की डायरेक्शन यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो अपसारी प्लेट की वजह से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है और महासागरों में जो रिज्ड होती है, कटक होती है, उसका निर्माण होता है। लेकिन अभिसारी प्लेटें हैं उनकी वजह से जो नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं उनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना, जब एक प्लेट दूसरी दिशा में नीचे धंसती है तो जहाँ भूप्रपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसे प्रविष्टन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के बीच में, महासागरीय प्लेट के बीच में, या दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में। या तो एक साइड में महासागरीय प्लेट है, एक साइड में महाद्वीपीय प्लेट है, या दोनों साइड में महासागरीय प्लेटें हैं, या दोनों साइड में महाद्वीपीय प्लेटें हैं, ठीक है। तो किसी भी रूप में अभिसरण हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है रूपांतरण सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कौन कौन सी है। जहां न तो कोई प्लेट का निर्माण होता है, न ही प्लेट का कोई विनाश होता है। यानी एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। एक प्लेट की डायरेक्शन इस दिशा में, एक बार पेन चेंज करते हैं, ठीक है। अब एक प्लेट माना कि ये है और दूसरी प्लेट ये है। एक प्लेट की डायरेक्शन इधर है और दूसरी प्लेट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे न तो प्लेट का विनाश हो रहा है, न ही प्लेट बन रही है, ठीक है। अब सारी प्लेट में क्या होता था, अब सारी प्लेट में दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो यहाँ पे बीच में लावा निकल के नई प्लेटों का निर्माण हो रहा था। लेकिन रूपांतरण प्लेटों में यह नहीं होता है, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इनका कारण है इन सीमा पर प्लेटों का एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में सरक जाना, यानी क्षैतिज दिशा में, यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनते हैं। यहाँ पे रूपांतरण भ्रंश बनते हैं। दो प्लेटें के अलग करने वाले तल जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर ही एक समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटों के हिस्से भिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन पर का भी प्लेटों पर खंडों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी जैसे पृथ्वी मूव कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो डिस एडजस्टमेंट होता है दो प्लेटों के बीच में, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब प्लेट की प्रवाह दर कैसे निर्धारित की जाती है, ठीक है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और उसी प्रकार से जो एविडेंस मिलते हैं, जैसे
जो दक्कन ट्रेप है, ठीक है, दक्कन ट्रेप के आसपास हमें पता चला कि जो दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है, जैसे अभी आपने मैप देखा यहाँ पे, ये मैप देखा, तो यहाँ पे जो ये आपको गहरा डॉट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये रीयूनियन हॉटस्पॉट है, ठीक है। रीयूनियन हॉटस्पॉट का मतलब है कि यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। तो जैसे ही इंडियन प्लेट इस रीयूनियन आइसलैंड के ऊपर से निकली, हॉटस्पॉट के ऊपर से निकली, तो यहाँ से जो लावा उद्गार हुआ था, उसकी वजह से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें बनी हैं। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो प्लेट प्रवाह दर के बारे में, ठीक है। अब प्लेट प्रवाह दर क्या है, एक बार इसको देखते हैं। अब प्लेट प्रवाह दर के बारे में देखते हैं कि सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है, प्लेट प्रवाह दर को समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक यानी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है। यानी प्लेटों की जो खिसकने की दर है वो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, यानी जो प्लेटों के संचरण के लिए जो बल लगते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से बल है। जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है, यानी ठोस है और गति रहित है, यानी गति नहीं कर रही है। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया है कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। यानी न तो धरातल स्थिर है और न ही भूगर्भ स्थिर है, यानी जो जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी दोनों ही अनस्टेबल है, प्लेट विचरण करती है। यह आज एक अकाटीय तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेटों के नीचे चलयमान प्लेटें वर्ताकार रूप से चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, फिर गहराई में जाकर प्लेट नष्ट हो जाती है। यही चक्कर बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह यानी कन्वेक्शनल फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है, ठीक है। पहला है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और दूसरा है अवशिष्ट ताप, ठीक है। एक तो जो अवशिष्ट ताप है वो है लेटेंट हीट है और दूसरा है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होना, ठीक है, जो विनाश होता है उनका। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया था। इसके बाद में हैरी हेज ने सागरीय तल विस्तार की अवधारणा प्रस्तुत की थी और बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, जो मॉर्गन पार्कर और मैकेंजी इन तीनों ने मिलकर 1967 में, ठीक है। तो दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेटों को प्रभावित करते हैं। अब हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी 2-3 बार देख ली थी, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको यदि प्रीवियस सेशन देखा है तो वो सारी चीज आपको डिटेल में समझ में आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से भारतीय प्लेट का संचलन। अब हमने जब भारत का भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी तो उसमें एक बार ये चीज डिटेल से देखी थी, तो एक बार वापस देखते हैं, ठीक है। तो छोटा सा पोर्शन बचा है, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। भारतीय प्लेट के प्रायद्वीप भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ पाए जाने वाले प्रविष्टन यानी सबडक्शन जोन इसे इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। जो महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण यानी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है। ये पूर्व दिशा में म्यांमार के रोकियानोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल यानी सेपरेटिंग साइट है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में विद्यमान है। अब हम इसको एक बार पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मैप में देखते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर एक चापाकार है, ठीक है, यहाँ पे जो हेयर पिन बैंड का आकार बनाती है, उसी प्रकार से वापस यहाँ पे सदर्न साइड में पहले हम इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चापाकार बैंड बना रही है वापस यहाँ पे जावा द्वीप के आसपास से, ठीक है। उसी प्रकार से आ गई है यहाँ पे जो दक्षिणी पश्चिमी पैसिफिक ओशन की प्लेट है उसके साथ में ये बाउंड्री ड्रॉ करती है और बाद में ये अंटार्कटिक प्लेट के साथ में मिलती है और इधर अफ्रीकन प्लेट से सीमा बनाती है। लेकिन बाद में जैसे ही ये इंडियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव की तो बाद में यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे एक तो हिमालय का निर्माण हुआ उत्तर में और दक्षिण में यहाँ पे इंडियन प्लेट है जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट गई, कहने का मतलब अलग हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। आगे बोला है कि इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कीर्तर श्रेणी का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ में होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह, ठीक है, जो चागोस आर्कोपोलिगो के साथ में लाल सागर द्रोणी जो विस्तारण तल है। विस्तारण का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है।
में जाकर मिलती है। अब एक बार इस मैप में देखते हैं वापस, ठीक है, हमारी जो बॉटम रिलीफ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो इंडियन प्लेट है उसका जो ये एक तो उत्तर में ये है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको शायद, ये उत्तर में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इंडियन प्लेट की डायरेक्शन ये है, यूरेशियन की ये है, ठीक है। उसी प्रकार से पाकिस्तान की कीर्तर श्रेणी है, ठीक है, और बाद में ये यहाँ पे मकरान तट है, ठीक है, और बाद में ये जो ये वाली मिड ओशिनिक रिज है, इसके इस वाले बेल्ट में तो अफ्रीकन प्लेट है यहाँ तो, लेकिन जो इंडियन प्लेट है वो ये है, ठीक है। आपको शायद क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट साउथवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, इस वजह से दोनों में टक्कर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय तथा अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और ये लगभग पूर्व पश्चिम दिशा से होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक 33 सागर में इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ था, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया, यानी जो पैंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, उसमें दरार रही थी, उसके बाद में ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा, उसी प्रकार से खिसकना आरंभ किया। 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, यानी 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक भारत की स्थिति मानचित्र 4.1 में दिखाई गई है, ठीक है। अभी एक बार इसको मैप को देखते हैं, यानी 7.1 करोड़ वर्ष पूरे इंडिया यहाँ था, बाद में धीरे धीरे नॉर्थवर्ड मूव किया, ये विश्वत रेखा है, ठीक है। तो विश्वत रेखा से आज प्रेजेंट टाइम में विश्वत रेखा से काफी ऊपर है, ठीक है, तो ये वर्तमान का भारत है, तो ये इंडियन जो प्लेट है उसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, यहाँ पे ये जो एरो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट का मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक। तो ये बेसिकली इंडियन प्लेट का मूवमेंट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि आरेख 4.6 में भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले ये उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में यानी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को 33 सागर अलग करता था। अब हमने एक चीज शुरुआत में नहीं पढ़ी थी, जो पेंजिया और पथलासा के बीच में जो महासागरीय भाग था, इसको 33 सागर कहते थे, ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है, जहाँ पे जलीय भाग दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ठीक है, 33 सागर ये है। और तिब्बत खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक ये जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिक का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, हिमालय का ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट से अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से बेसिक चीज है, हमने भारत का भौतिक पर्यावरण में भी ये चीज डिस्कस की थी, और एक बार और देख लेते हैं। जो इंडियन प्लेट है वो 7 करोड़ वर्ष पहले यहाँ स्थित थी, ठीक है, यानी विश्वत रेखा यहाँ पर है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए विश्वत रेखा से बहुत नीचे होगी, लगभग 30-40 डिग्री अक्षांश नीचे होगी। तो धीरे धीरे ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। एक बार अच्छी मतलब वापस क्लियरिटी के लिए, अब विश्वत रेखा यहाँ पर स्थित है, यह विश्वत रेखा है, दोनों डायग्राम की एक साथ बना लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पे स्थित है, लगभग 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास इंडिया है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में यहाँ पे आके कोलाइड करेगा यूरेशियन प्लेट के साथ में। तो कालांतर में इंडिया यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, और धीरे धीरे ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये यूरेशियन जो प्लेट है, यानी यूरोप और एशिया की प्लेट है, ये दोनों एक है, ठीक है। यहाँ पे बीच में यूराल पर्वतमाला है, उसको हम सीमा मानते हैं, जो नेचुरल बाउंड्री है यूरेशिया के बीच में, उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ वो ये, यानी 7 करोड़ वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट थी वो विश्वत रेखा के साउथ में थी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ में जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, महासागर और महाद्वीपों का विस्तार, ये कंप्लीट होता है, और जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट 5th नंबर चैप्टर है उसको डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।